Hello student, this is the new chapter electromagnetic waves and this is the video number 1 of electromagnetic waves। बेटा इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक नया चैप्टर आपका ये है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम पहले उसको आपको समझा देते हैं, फिर जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वन बाय वन लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आपकी लाइट वेव जो है ना, जो सन से जो लाइट आ रही है, जो बल्ब से लाइट निकल रही है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना। इसको मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने उसको प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो आगे की तरफ बढ़ती है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कर रही है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ ऑसिलेट करती है, ऐसे ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके फेस के सामने आएगी और फिर अंदर जाएगी। उसका ऑसिलेशन क्या, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और ये जो आगे बढ़ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो वो आपका हार्मोनिक इक्वेशन आएगा E=E0 sin ωt माइनस kx। ये मैंने आपको वेव जब पढ़ाया था 11th में, तो मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि जो वेव का जो इक्वेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन होता है वो E=E0 sin ωt माइनस kx का टाइप का होता है, जिसमें आपका x क्या है, डिस्प्लेसमेंट को करता है रिप्रेजेंट, k क्या है आपका, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है आपका, ओमेगा का एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी है। इसमें E और B दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं, ठीक है बेटा जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये जो आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, जो कि प्रोपोगेट कर रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अच्छा देखो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, इसका देखना, आप यहाँ पे देखना, इसका एनिमेशन तो आपको समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाई के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी, है ना बेटा जी। आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है। अब जेड आपका 2D में है तो आपको जेड इधर दिखा दिया, वरना जेड आपके फेस की तरफ आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। देखो थोड़ा सा, ये देखो ये आपका, ये किसका ऑसिलेशन है बेटा जी, ये किसका ऑसिलेशन है, देखो यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। और ये दोनों क्या है, ये जो आगे बढ़ रही है वो एनर्जी है, और फील्ड तो ऐसे ही ऑसिलेट करती रहती है, ऊपर नीचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा, आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या सर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ रहा है, क्या कोई चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ नहीं यहाँ पर होता है। यहाँ पर सिर्फ फील्ड होती है बेटा जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दो ही ऑसिलेट कर रहे हैं, फील्ड ही ऑसिलेट करती है, और एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को आप समझो, और आपको बाद में ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के सोर्सेस हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, ठीक है बेटा जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये आगे की तरफ बढ़ती है, ये एनर्जी आगे की तरफ जा रही है और फील्ड ऑसिलेट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन को देख के आप समझ गए होंगे कि अब इसको और भी समझाएंगे अब आपको चल करके, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, जो वेव है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। और आपको पता है कि देखो एक क्रेस्ट आपने यहाँ लिया, दूसरा क्रेस्ट आपने, इन दोनों के बीच का क्या है, इसको बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है बेटा जी।
तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, और एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं, और ये आपका ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है ना। और ये सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, जैसा कि हमने लिखा है इक्वेशन में, ठीक है ना। अब ये एनर्जी जो है एक्स की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेव को ही तो एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ही तो वेव है। तो ये जो एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है कि नेगेटिव एक्स में जा रही है, वो इस इक्वेशन से चलेगा पता। और ये जो अगर वेव पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है, उसका पता लगाने के लिए आपको बस सिंपल देखना पड़ेगा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो आपका वेव का जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है उसका फेज देखिए। ये आपका ओमेगा टी है, ये आपका के एक्स है। ये के एक्स और ओमेगा टी का जो साइन है अगर डिफरेंट है तब तो वो पॉजिटिव एक्स में जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रही है। तो एनर्जी का जो प्रोपेगेशन है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है। देखो ओमेगा टी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और के एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है। जिसका मतलब जो एनर्जी जो प्रोपोगेट कर रही है, वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो पॉजिटिव एक्स में कर रही है। अगर इन दोनों का साइन अगर सेम होता, जैसे यहाँ पर होता माइनस ओमेगा टी, यहाँ होता माइनस के एक्स, अगर दोनों का साइन सेम होता तो एनर्जी कहाँ होती, नेगेटिव में प्रोपोगेट करती। ये मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ाते वक्त 11th में मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है ना। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो उसकी एनर्जी है वो प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने कहा कि ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रही है ऐसे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ऑसिलेट कर रही है ना ऊपर से नीचे तक। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी, ये बाहर जाएगी और अंदर जाएगी। तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इसका ऑसिलेशन क्या होगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड होगा। और जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ऐसे प्रोपोगेट करेगी, ऐसे ये। तो ये एनर्जी का प्रोपोगेशन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, राइट साइड में जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो कर रही है ऑसिलेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी, बाहर और अंदर निकलती रहेगी। और जो एनर्जी है वो राइट साइड में, मतलब एनर्जी का जो प्रोपोगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसवर्स नेचर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी या प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना था। और इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी जब वैक्यूम में रहेगी, तो वैक्यूम में चलेगी ना, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, अगर वैक्यूम में चलेगी तो स्पीड ऑफ लाइट सी से, और सी क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये लाइट वैक्यूम में मूव करेगी। हाँ, अगर दूसरा कोई मीडियम आएगा तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है बेटा जी। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, इसके बारे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ओके। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपका मैक्सवेल, अभी तक आपने किसका नाम सुना था, अभी तक आपने नाम सुना था ओरस्टेड का नाम सुना था, अभी तक आपने फैराडे का नाम सुना था, अभी तक आपने क्या बोलते हैं लेंज का नाम सुना था, ठीक है ना, और एम्पियर्स का नाम सुना था, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरा का पूरा आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के। अच्छा, गॉसेस का भी नाम सुना था, तो गॉस का नाम सुना था। इसके बाद आपने गॉस लॉ तो पढ़ा ही था, फिर आपने फैराडे पढ़ा, फिर आपने एम्पियर्स पढ़ा, ठीक है ना, फिर आपने लेंज लॉ पढ़ा। तो इस तरीके, और फिर आपने ओरस्टेड को भी देखा। इस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्टों को आप एक तरफ से देखते आ रहे हो, ठीक है ना। लास्ट में जो मैक्सवेल आया उसने कुछ नया अपना कॉन्सेप्ट दिया, और उसने क्या किया, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितने भी लॉज हैं, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी लॉ बने हुए, सारे लॉ को उसने इकट्ठा किया और उसने अपना इक्वेशन दिया, सबको सेट करके। कुछ नया नहीं किया था उसने, जो उसने नया किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो उसने नया दिया, कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन वो पुराने जो जितने भी लॉज हैं सबको एक साथ उसने एक साथ रखा, अपना इक्वेशन उसने बनाया कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ऐसे उसने सेट किया। इसके बाद में उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट किया
कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बाद में उसको एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया और उसकी थियरी को आगे एक्सप्लेन भी किया गया, ठीक है ना। फिर उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है यूज में लाने के लिए लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, ठीक है बेटा जी। तो बेटा आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपने देखा कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसे वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है, एनर्जी जो है प्रोपोगेट कैसे कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी आगे बढ़ती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ऑसिलेट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के सोर्स होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अभी क्या है कि अब देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलूँगा कि आपने पढ़ा था कि ओरस्टेड ने जो है अप्रॉक्सीमेटली 1820 में ओरस्टेड ने क्या है ये बताया था कि अगर करंट किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये आप समझ रहे हो कि अगर मान लो एक वायर है यहाँ पर और इसमें करंट क्या है, अगर आई फ्लो कर रही है करंट, तो ये बताया था आपने कि इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक ये आप फील्ड ऐसे बन जाएगी, चारों तरफ ऐसे फील्ड बनेगी। आपने इसको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है ना। ऐसे फील्ड बनेगी, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है सर्कुलर लूप में। ये ओरस्टेड ने बताया था और आपने पढ़ा भी है, तो ये बात तो ठीक है, ठीक है ना। अब जो है 1820 के बाद अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 10 ईयर, तो 1831 में जो है फैराडे आया। फैराडे ने कहा भाई कि करंट से अगर हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड अगर बना ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अगर होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड से भी हम करंट बना सकते हैं। तो वाइस वर्सा, तो उसने सोचा ठीक है और उसने प्रूव भी करके दिखाया। पूरा एक्सपेरिमेंट आप देख के आ रहे हो। तो उसने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो उसमें उससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आप जान गए हो। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया सर्किट में तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा, है ना। वो मैंने आपको बताया होगा कि रॉड ऐसे, आपने रॉड लिया होगा ऐसे, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बन जाता है, ऊपर पॉजिटिव बन जाता है। अगर फ्लक्स कट रहा है ऊपर पॉजिटिव बन गया, मान लो नीचे नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा अंदर। तो यहाँ पर ये क्यों बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। तो ये मैंने बताया था आपको, मोशनल ईएमएफ में आपने देखा होगा। तो जैसे ही रेट ऑफ, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो उसने क्या बनाया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है फैराडे ने ही बता दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तब जब ओरस्टेड को फैराडे ने देखा कि ओरस्टेड बता रहा है कि करंट से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। और साथ में क्या है, ये करंट को बनाएगा। तो फैराडे ने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो फील्ड से हम करंट बना सकते हैं। और देखा कि आपने करंट लूप में फ्लो करता, ये आपने स्टडी आपने कर ली है, ठीक है ना। लेकिन फैराडे ने ये बात तो बोल दी, पहले ही कह दिया। तो मैक्सवेल क्या है, मैक्सवेल ये सोच रहा था कि भाई अगर फैराडे जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो कि बनती भी है, आपने देखा भी है, वहाँ से करंट भी आती है। तो उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें टाइम के साथ साथ, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो मतलब अगर उसने क्या सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो ये क्या बना दे, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दे। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द
मैग्नेटिक फील्ड, वाइस वर्सा नेचर में नेचर लव सिमेट्री। तो ये तो बात चल रही थी कि वास्तव में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हो सकता है। इसी पे काम कर रहा था मैक्सवेल। उसको ऐसा लग रहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, ठीक है ना। तो अब 1864 में मैक्सवेल ने अपनी स्टडी स्टार्ट की, अपना जो लॉ था उसने क्या है काम करना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले देखा कि जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, जो एम्पियर्स ने अपना लॉ दिया था ना, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्या ना लॉ दिया था बेटा जी, आप जानते हो क्या था इसका लॉ, कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आप देखना ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, ठीक है बेटा जी। तो उसने जो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ में देखा कि कुछ इनकंसिस्टेंट है वो लॉ, मतलब वो लॉ हर जगह फॉलो नहीं हो रहा, हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। उसको ये पता था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं, अब बनेगा भी, लेकिन उसके लिए एक्सपेरिमेंट उसको नहीं मिल रहा था, एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं हो पा रहा था। तो जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था वो एम्पियर सर्किटल लॉ पे काम कर रहा था, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा था। तो उसको एक जगह क्या मिला, इनकंसिस्टेंसी मिली, मतलब एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो अब उसने एम्पियर्स लॉ को वैलिड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। और आपको बता दें कि जो इनकंसिस्टेंसी है, इसी को रिमूव करने के लिए जब उसने काम करना शुरू किया, तब उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी एक्सपेरिमेंट में उसको ये मिल गया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब ये हुआ कि एम्पियर्स लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी मिल रही थी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो कहीं कहीं अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो जहां अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था ये लॉ, वहां पर उसने क्या है देखा कि अगर हमने क्या किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करा देते हैं तो क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए ये अपने आप ये कॉन्सेप्ट आ गया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसी एक्सपेरिमेंट में उसे मिल गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है बेटा जी। और इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया उसने, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि वो इस पे काम कर रहा था, और ये जो इसका सलूशन इसमें मिला, जो एम्पियर्स लॉ की जो प्रॉब्लम थी, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, उसको रिमूव करने में ये कॉन्सेप्ट उसको मिल गया, ठीक है ना। देखते हैं कैसे हुआ। तो जैसे ही उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया और ये पूरा का पूरा जो एम्पियर्स लॉ की इनकंसिस्टेंसी थी वो रिमूव हो गई, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो लॉज थे, जैसे गॉसेस लॉ था, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, इन चारों इक्वेशंस को उसने इकट्ठा किया और पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्या है, इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये ब्रांच है ना साइंस की, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस दिए। वो मैं 1 बाय 1 आपको लिखाऊंगा। और जब मैक्सवेल ने अपना इक्वेशन 4 इक्वेशन जब इक्वेशन दे दिए, तो उस इक्वेशन से क्या हुआ प्रेडिक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन कर दिया गया वो 4 इक्वेशंस लेकर के। तो आप देखिए कि मैक्सवेल ने पूरे के पूरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया, जो उसका प्रेडिक्शन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन से हुआ। अब पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इन्हीं 4 इक्वेशंस पे काम करती है वो। और ये जो 4 इक्वेशंस होते हैं ये कहीं से लाया नहीं वो, ये जो 4 इक्वेशंस जो पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, कि गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ,
ठीक है ना, साथ में लिया और एम्पियर सर्किटल लॉ में जो प्रॉब्लम थी उसको मॉडिफाई किया उसने, उसको क्या था जो उसकी इनकंसिस्टेंसी थी उसको उसने दूर करके मॉडिफाई किया और बना क्या, बाद में क्या बना, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ बना। वो जो है वो इक्वेशन आपको मिला और इसके बाद जो है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी गई और फिर वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट निकल के आया और इसके बाद वन बाई वन उसके एप्लीकेशंस को हमने देखना शुरू किया। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले क्या पढ़ना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी थी वो क्या थी, है ना, और उसको मैक्सवेल ने रिमूव कैसे किया और उसको रिमूव करते वक्त ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको भी हमें ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे कि एम्पियर जो है एम्पियर सर्किट लॉ में क्या प्रॉब्लम थी और उसको मैक्सवेल ने कैसे रिमूव किया। वास्तव में जो मैक्सवेल था ना वो जो है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस उसने बैटरी लगा करके वो जो है चार्ज पर काम कर रहा था। उसका एक्सपेरिमेंट कैसा था बताता हूँ मैं आपको। इसे मान लीजिए यहाँ पर जो है उसने क्या लिया, यहाँ पर आपका कैपेसिटर है, पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, उसने क्या किया यहाँ पर बैटरी लगा दिया, यहाँ पर आपका वोल्टेज है पॉजिटिव और नेगेटिव और यहाँ पर की है उसने कनेक्ट किया। तो उसने देखा कि अब क्या है कि वो जो है यहीं पर एम्पियर्स लॉ की स्टडी कर रहा था इसी केस में कि भाई आपको पता है कि ये तो आप समझ गए ना एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को मैक्सवेल ने आगे बढ़ाया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जब यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो आप समझ रहे हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ वो क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या देखा था उसने। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ कि एम्पियर्स लॉ को आप समझो कैसे, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा था कि मान लो एक वायर है, पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। आपने कहा कि भाई एक वायर अगर इसमें है, ये वायर है मान लो सर्किट है ना, और ये कनेक्ट है किसी सर्किट की ब्रांच है ये। अगर इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रही है ना, ये जो करंट आई फ्लो कर रही है तो इस करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डी क्यू अपॉन क्या होता है, डी टी होता है ये। इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट। जो करंट वायर में फ्लो करती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपको पता है कि वायर में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कहाँ करेगा, लेफ्ट साइड में, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, राइट साइड में। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना ही करंट बनाता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन अगर वायर में चलेगा नहीं तो करंट बनेगी ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है, करंट होता है। ये डेफिनेशन ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ रहा होगा, लेफ्ट साइड में, करंट कहाँ फ्लो कर रही होगी, राइट साइड में। तो इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं बेटा जी, कंडक्शन करंट। दैट करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट, ठीक है ना। और कंडक्शन करंट ही हमने अब तक पढ़ा हुआ है। वायर में इलेक्ट्रॉन चलेगा, चार्ज चलेगा तभी क्या करंट बनेगी, उसको हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंडक्शन करंट हम बोल देंगे। और ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप समझ रहे हो इसको, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा, हम जानते भी हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि मैक्सवेल ने करंट की डेफिनेशन ही बदल दी। अब करंट की डेफिनेशन चेंज होने वाली है, ध्यान देना उसको। तो ये तो आप समझ रहे हो, पहले से आपने सीखा हुआ है। अब थोड़ा हम लोग एम्पियर्स लॉ को समझ लेते हैं क्या था। एक बार आपको एम्पियर्स लॉ समझ में आ जाए क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ एक बार आपको समझा देते हैं, तब न चलेगा पता कि एम्पियर्स लॉ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसको मैक्सवेल ने रिमूव किया। तो आपने कहा दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं जो प्रॉब्लम हमारे आने वाली है। दूसरे में क्या था, आप कहते हो कि मान लो ये एक वायर है, ठीक है ना, ये सर्किट से जुड़ा होगा कहीं पर, इसमें बैटरी से लगा होगा, इसमें करंट क्या है, आई मान लो फ्लो कर रही है। तो एम्पियर्स ने बताया कि ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो पता है ये तो पहले से ही ऑरस्टेड ने बता रखा था। तो ये क्या करेगी, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ऐसे। और फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर होगी। हर कोई बच्चा कैसी होगी, सर्कुलर होगी बेटा जी। तो आपने कहा कि फील्ड सर्कुलर होगी और डायरेक्शन अपना ऐसे बना लिया, है ना। करंट फ्लो करेगी तो फील्ड भी बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और वायर के चारों तरफ फील्ड कैसी बनती है, सर्कुलर लूप में बनती है। इस वायर के अंदर क्या करंट फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। तो
उसने क्या कहा कि भाई ये जो आपका ये सर्कुलर जो पाथ बना इसको आप मान लेते हो एम्पियर्स लूप मान लेते हो, यहाँ पर निकाल लेते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी है, मान लो बी है। इसी बी को इस पूरे के पूरे लूप में जब आप इंटीग्रेट करते हो, क्लोज इंटीग्रल आप करते हो, क्लोज इंटीग्रल किसको, बी को, बी डॉट डी एल, डी एल क्या लेते हो, पूरा का पूरा क्लोज लूप की लेंथ डी एल, है ना, ऐसे, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू क्या होता है कि म्यू नॉट, और करंट कौन सी, जो इस लूप के अंदर है, आई इन बोलते हैं इसको। अगर बाहर बाहर करंट होगी तो जो काउंट नहीं करते हैं, जो आपको पता है ये आपका एम्पियर्स लॉ है, ठीक है ना। और अगर आप ऊपर जाओगे, अगर वायर आपका ऊपर है, अगर ऊपर जाओगे यहाँ भी अगर लूप बनाओगे ऐसे, तो यहाँ के लिए भी फॉर्मूला ये वैलिड होगा इस तरीके से, जो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। मतलब इस वायर में आप कहीं भी जाओगे, जब भी आप लूप बनाओगे वायर के चारों तरफ, तभी तो करंट, ये जो कंसिस्टेंसी है ना वायर में, हर जगह लूप बना के आप इस फार्मूले को लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बना दिया, मान लो करंट यहाँ भी फ्लो, यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रही है, अगर पूरी की पूरी पूरे वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ अगर आप कहोगे यहाँ पर लूप बनाएंगे तो एम्पियर्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अगर लूप बना दिया तो इस लूप के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है ना। तो एम्पियर्स लॉ जो है कि इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोलते हैं, मतलब हर जगह क्या है, एप्लीकेबल हो रहा है। और वायर के हर पॉइंट पर हर जगह लूप बनाने पर एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि करंट हर जगह फ्लो कर रही है। जहाँ जहाँ करंट फ्लो करेगी तहाँ तहाँ एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल होगा, सिंपल सी बात है। और आप कहोगे सर कि अगर मान लो हमने कह दिया भाई, आपसे कह दिया कि सपोज किया कि यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं कर रही है इस वाले सेक्शन में, तो दिक्कत कर जाएगा ना, क्योंकि करंट जब पूरी की पूरी ब्रांच में रहेगी तो वायर में हर जगह करंट रहेगी, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं, इस पार्ट में करंट नहीं फ्लो कर रही है। ऐसा बोल दोगे तो हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी ना, कि भाई कंसिस्टेंस करंट नहीं है। इसलिए क्या है कि आपको पता है किसी वायर में करंट हर जगह फ्लो करती है, हर पॉइंट पे करंट आपको मिलेगी, तो हर पॉइंट पे क्या है, आप एम्पियर्स लॉ लगा सकते हो वायर के क्रॉस। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस केस में तो हर जगह एम्पियर्स लॉ वैलिड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने क्या है, कैपेसिटर के केस में उन्होंने जो है कि एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करना शुरू किया, तो उनको प्रॉब्लम क्या आई मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ से अभी देखो आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, या आपका नेगेटिव से कनेक्ट है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से चार्ज चलेगा, प्लस क्यू चार्ज चलेगा और जाकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज यहाँ से चलेगा, इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज यहाँ से टूट रहा है, सॉरी यहाँ से प्लस क्यू चार्ज टूटेगा, ये घूम करके फिर यहाँ का डिपॉजिट होगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर आ गया प्लस क्यू चार्ज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका जो है ये कैपेसिटर फुल्ली हो जाएगा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज, यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये चार्ज हो जाएगा पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो करंट का फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन जब तक चार्ज आपका चल जाता रहेगा, प्लस क्यू चार्ज निकल के यहाँ से इस पर जाता रहेगा, तब तक यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। धीरे 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 यहाँ पर हो जाएगा पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यहाँ भी फुल्ली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जो अभी जब ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, अगर ये चार्ज हो रहा है तो आप कहोगे सर कि चार्ज अगर हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, फिर ये चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर प्लस क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पर माइनस क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो करंट जा रही है, करंट जाएगी क्योंकि प्लस क्यू चार्ज अगर मूव कर रहा है तो करंट मूव कर रही है, तो यहाँ से जो करंट मूव कर रही है IC, उसे बोलेंगे कंडक्शन करंट, क्योंकि वायर में करंट फ्लो कर रही है। वास्तव में होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है बेटा। ये तो कन्वेंशनल करंट की बात मैंने की है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि प्लस क्यू यहाँ से टूट रहा है, वो टूट करके आके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू बन रहा है, यहाँ पर माइनस क्यू बन रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा एक्यूमुलेट, धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा एक्यूमुलेट। जब यहाँ पर ये फुल हो जाएगा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर फुल नेगेटिव, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा तब तक करंट फ्लो करती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर करंट क्या है, IC, जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ से निकल भी रही है। तो अब देखिए पूरी की पूरी सर्किट क्या है, कंसिस्टेंस है। देखो यहाँ से एंट्री किया उसने, यहाँ से निकल गई। अगर इसको एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दो, ऐसे एक बॉक्स के अंदर ऐसे इसको बंद कर दो,
तो बंद करने के बाद आपको क्या चलेगा पता, कि जो करंट इस बॉक्स में एंटर कर रही है वही करंट तो बाहर निकल रही है। ठीक है, सर्किट तो कंप्लीट आपको दिख रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा जी, तो ठीक है, कंडक्शन करंट पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रही है। अब एम्पियर्स ने ये बोला, सॉरी, मैक्सवेल ने कहा कि भाई मान लो कि हम यहां पर इसमें करंट है कि नहीं आई, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है ना, ये देखिए मस्त कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना बेटा, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। उसने कहा कि हम मान लो यहां पर एक लूप बनाते हैं, यहां पर ऐसे एक हमने लूप बनाया है ना। तो अगर लूप बनाया तो करंट इस लूप से होती हुई जा रही है, लूप के अंदर से करंट होती जा रही है। ठीक है ना, तो ये जो है इस लूप के ये अगर अगर इस करंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर लूप बनाएगी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर मान लो फील्ड क्या बनाया उसने, भाई करंट जा रही है ना, करंट देखो ना, करंट जब जाती है तो चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये भी करंट क्या अपनी चारों तरफ क्या बनाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, है ना बेटा जी। अगर ये इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है तो इसमें जब आप यहाँ पर लगाओगे एम्पियर्स लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब एम्पियर्स लगाओगे मान लो फील्ड आपकी यहाँ पर बी बनी, तो कहोगे सर कि इंटीग्रेशन क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। आई इन का मतलब आई सी, ये आपका आई सी जो कंडक्शन करंट इसमें जा रही है, ये कंडक्शन करंट जा रही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर तो अप्लीकेबल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यही करंट तो अंदर भी जा रही होगी, तभी तो यहाँ से करंट आई सी निकल रही है। ठीक है ना, तो उसने कहा भाई एम्पियर्स लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर ये करंट कंसिस्टेंस है, अगर ये कंसिस्टेंसी उसको फॉलो कर रही है और कंसिस्टेंट करंट है, तो यहाँ भी एम्पियर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे ये वाले में फॉलो कर रहा था, तो उसने यहाँ भी लूप बनाया ऐसे, उसने यहाँ भी ऐसे लूप बनाया, ध्यान देना, ये सर्कुलर उसने एम्पियर्स लूप यहाँ बनाया ऐसे, ऐसे बनाया। तो उसने कहा कि भाई क्योंकि वायर तो पूरा का पूरा कनेक्टेड दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको कि वायर तो आप भले ठीक है बीच में वायर नहीं है, बीच में वायर नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि पूरा का पूरा अगर कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ आपको दिखाना है तो वायर के हर पॉइंट पर क्या है, क्योंकि यहाँ से आई सी निकल रही है कंडक्शन करंट, तो यहाँ से भी करंट क्या आई सी निकल रही है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपको कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है अगर बॉक्स में आपने बंद कर दिया तो। उसने कहा कि हाँ भी एम्पियर्स लॉ फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो करंट जीरो है। जब यहाँ पर करंट आपकी कंडक्शन करंट यहाँ पर जीरो है, तो इस पर जब उसने लगाया एम्पियर्स लॉ, उसने कहा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट इंटू जीरो आ गया, ये पूरा का पूरा जीरो आ गया, तो फील्ड भी क्या आ गई आपकी, बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई। तो यहाँ पर तो कोई करंट ही नहीं है, तो बी तो ऑटोमेटिक जीरो ही आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो एम्पियर्स लॉ है वो कंसिस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सर्किट आपको दिख रही है ना करंट जाती हुई है। तो यहाँ भी लगना चाहिए एम्पियर्स लॉ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर पॉइंट पर एम्पियर्स लॉ लगना चाहिए। अगर सर्किट के किसी भी पॉइंट पर एम्पियर्स लॉ नहीं लगा तो वो पूरा का पूरा क्या है, तो वो कहेंगे कि एम्पियर्स लॉ आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ यहाँ पर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा था उस टाइम पर। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई लॉ है, अगर ये हर जगह एप्लीकेबल है तो यहाँ भी एप्लीकेबल होना चाहिए, और यहाँ पर एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल करने के लिए करंट यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर करंट तो है नहीं, यहाँ तो गैप है, एक प्लेट यहाँ दूसरी प्लेट यहाँ पर है। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर एम्पियर्स ने, फिर जो है कि मैक्सवेल ने सोचना शुरू किया कि भाई एम्पियर्स लॉ अगर एप्लीकेबल नहीं है तो अगर हर जगह है तो यहाँ भी एप्लीकेबल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एम्पियर्स ने जो अपना फॉर्मूला दिया हुआ है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो इस पॉइंट पर एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो उसने क्या सोचा बता रहे हैं, उसने कहा कि वास्तव में हो क्या रहा है बेटा जी, देखो जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, करंट यहाँ से करंट जा रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। ओ माय, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज वैसे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या बन जा रही है बेटा जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये देखिए। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो आपका बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है बेटा जी, बढ़ रही है। ठीक है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वायर तो है नहीं, यहाँ पर तो वायर है नहीं, वायर तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, यहाँ से कनेक्ट हुआ है, बीच में वायर तो है नहीं, करंट तो फ्लो नहीं कर रही है। अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में करंट फ्लो करती तब तो यहाँ पर फील्ड बनता, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड नहीं बन रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स। लेकिन जब कंपास को लगा करके इसके बीच में चेक किया गया तो कंपास के जो निडल में डिफ्लेक्शन हो गया, याद रखना डिफ्लेक्शन हुआ। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वो कंपास दिखा रहा था वही मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पर भी दिखा रहा है। जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रहा, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ वही डिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब जो फील्ड यहाँ पर बन रही है इस करंट की वजह से, वही फील्ड यहाँ भी बन रही है, प्रैक्टिकली दिखाई पड़ा, ये ऑब्जर्वेशन दिखा। कंपास जब यहाँ रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जब डिफ्लेक्शन, अब मैथमेटिक्स ये कहती है कि यहाँ पर फील्ड जीरो है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या है, फील्ड यहाँ पर जीरो है क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल, जो आपका प्रैक्टिकल है, जो आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन आपका है, कंपास रखने पर कंपास निडल इसके बीच में डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक फील्ड ही क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब प्रॉब्लम आई, यार मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो तो हो रहा है ना, इसका मतलब हमारी मैथमेटिक्स में ही कहीं कहीं गलती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अगर मैथमेटिक्स उसको वेरीफाई नहीं कर पा रही है तो जो हमने लॉ बनाया है, एम्पियर्स ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया वही गलत है। इसका मतलब क्या कि ये एम्पियर्स लॉ यहां पर अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपास से क्या देखा गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तब क्या किया उन्होंने, मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा है कि ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर। तो मैक्सवेल ने कहा कि वास्तव में जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब कि दोनों प्लेट के बीच में ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तब मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। याद रखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इधर क्या हो रहा है, इधर करंट के फ्लो होने से क्या बन रहा है, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इधर तो करंट है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही नहीं। तो मैक्सवेल ने कहा नहीं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर के मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो वास्तव में क्या, ध्यान देना इस बात को। और एक कॉन्सेप्ट उसमें इसमें और डाला उसने कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वास्तव में वो करंट बना रही है। डरने की बात नहीं बेटा जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो दोनों प्लेट के बीच में वो करंट बना रही है, और वो जो करंट बनेगा वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ओरस्टेड वाला कि करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट के डेफिनेशन को चेंज किया गया। क्या करंट के लिए हमेशा चार्ज का फ्लो होना जरूरी है? तो मैक्सवेल ने कहा नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है तब तो करंट फ्लो करेगी, नो प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। वायर में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट। तो करंट की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं टाइम के साथ साथ तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है इलेक्ट्रिक करंट। वो करंट बनाएगी, और उस करंट को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहां पर जो करंट बनेगी वो करंट बनेगी कंडक्शन करंट बनेगी। ये देखिए जो यहां पर करंट आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो करंट, इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट।
सॉरी, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन तो वायर में है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, एक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, एंड क्या है, एक दो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनेगी यहां पर। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को कहा गया कि जो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको डिफाइन किया गया एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई अपॉन डीटी, ये बना डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां भी करंट बन रहा है, यहां भी करंट बन रहा है, लेकिन वो कंडक्शन करंट नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि यहां पर आपकी कंडक्शन करंट है, यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है। फिर जितनी वैल्यू कंडक्शन करंट की होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की होगी। इसका नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बेटा जी। और फिर बाहर निकलते ही कंडक्शन हो गया। तो इसने बताया कि जो मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ जो बना, तो बेटा आपने देखा कि यहां पर क्या है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लिंक्ड है, बोलो एरिया से लिंक्ड है। तो यहां पर आ जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि एरिया तो फिक्स है ना आपका। देखो इस प्लेट की एरिया क्या फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा जी। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपकी डिफाइन की गई वो कैसे की गई बेटा जी, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट बना दोनों प्लेट के बीच में वो बना एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी फाई अपॉन डी टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बना। क्या इस करंट में कहीं देख रहे हो आप लोग, करंट का फार्मूला क्या होता है, करंट का फार्मूला होता है एन ई ए वी डी। क्या यही डिफाइन तो किया था आप लोगों ने जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो क्या था, एन था नंबर ऑफ चार्ज, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए वी डी। यहाँ पर क्या इस फॉर्मूले में कहीं आपको ई दिखाई, इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, आपको कहीं भी चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो विदाउट चार्ज की ये आपकी करंट बनी हुई है। क्यों बनी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स द डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसी डिस्प्लेसमेंट करंट से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर लेते हैं और वो जाके फार्मूला आपका हो जाता है वैलिड। तो जो मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ जो आपका होगा, क्या लिखोगे, मॉडिफाई फॉर्म ऑफ, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप ऐसे लिखो बेटा जी कि मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बनेगा बेटा जी, देखिए ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल, है ना, म्यू नॉट, करंट कौन सी आएगी, कंडक्शन करंट, अब प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, प्लस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों आएगा। तो जहाँ पर कंडक्शन करंट देखो यहाँ पर क्या है, बीच में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बीच में कंडक्शन करंट जीरो हो रहा है। जब कंडक्शन करंट जीरो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जा रहा है। तो अब जब कंडक्शन करंट जीरो होगा तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा तो कंडक्शन करंट आ जाएगा। वायर में क्या फ्लो करेगा, कंडक्शन करंट, और दोनों प्लेट के बीच में क्या फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी आप क्या हो गई, अब हर पॉइंट पर ही अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ लेकर लिख लोगे ऐसे कि म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी क्या होता है, मल्टीप्लाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका हो गया बी डॉट डी एल। ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसे बोलते हैं मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहोगे सर आई कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं, ठीक है बेटा जी। और आप ऐसे कहोगे सर कि कंडक्शन करंट है ना, कंडक्शन करंट और प्लस
डिस्प्लेसमेंट करंट करोगे तो वो कंडक्शन करंट के ही लगभग कंडक्शन करंट के ही बराबर आएगा ऐसे। अब बच्चे यहाँ रहते हैं कन्फ्यूज्ड कि सर आई सी और आई डी दोनों बराबर है, तो आई सी प्लस आई डी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट करने के बाद आपका कंडक्शन करंट ही कैसे आया। तो आप बेटा ऐसे कह सकते हो ना कि या तो इसको कह सकते हो ऐसे आई डी दोनों के बराबर होगा, दोनों कर सकते हो आप, ये इज इक्वल टू आई डी ऐसे ऐसे। आप कहोगे सर दोनों को सम करने के बाद या तो आई सी आया गया तो आई डी ऐसे कैसे। बेटा जब आई सी एग्जिस्ट करेगा तो आई डी नहीं करेगा, आई सी करेगा एग्जिस्ट तो आई डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमेशा आपको आई सी मिलेगा। और जब आई डी जहाँ पर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर आई सी जीरो होगा, सिंपल आई डी आ जाएगा। इसलिए आई सी प्लस आई डी इक्वल टू या तो आई सी होगा या तो इक्वल टू आई डी होगा, और ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको समझ में आया बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट था, मेन टॉपिक आपकी यही थी। जब आपको डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बेटा।